According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approve it, दूसरे अप्रूव कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाएगा? नैतिक विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल। दूसरे अप्रूव कर रहे हैं इसलिए कर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? प्री कन्वेंशनल में आज्ञा पालन करेगा पनिशमेंट के डर से। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है? अपना नैतिकता होता है, ठीक है। और फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ होता नहीं है, और इसमें क्या होता है? दूसरे के एक्सेप्टेंस के लिए करेगा। इसमें है कि उसका अपना कोई नैतिकता नहीं है, दंड से बचने के लिए करेगा या टिट फॉर टैट करेगा, जैसा मेरे साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। और इसमें क्या होता है? वो समाज के कानून के उससे लेवल से ऊपर उठ जाता है, और इसमें समाज के कानून के साथ और दूसरे जो इस चीज को स्वीकृति देंगे वही चीज वो करेगा, ठीक है, कन्वेंशनल। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में लेव वाइगोत्स्की किसको महत्व देता है? लेव वाइगोत्स्की महत्व देता है कल्चरल टूल को, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की कल्चरल टूल को महत्व देता है। समाज, संस्कृति, लैंग्वेज जहां आ जाए वही लेव वाइगोत्स्की है। लेव वाइगोत्स्की समाज, संस्कृति और लैंग्वेज। In this theory of cognitive development, Jean Piaget explained cognitive structures in the terms of cognitive structure को जीन पियाजे क्या बोला है? स्कीमा बोला है। मेंटल स्ट्रक्चर किसी भी इंफॉर्मेशन का, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका हमारे माइंड में जो है मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तभी हम उस चीज को पहचान पा रहे हैं, उस नॉलेज को पहचान पा रहे हैं, उसको पियाजे ने कहा है स्कीमा। काफी इजी क्वेश्चन आया था। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्री ऑपरेशनल क्या होता है? प्री ऑपरेशनल में सेंट्रेशन और इन थाउट, क्योंकि वो जो है उसका ध्यान बच्चे का, इसमें क्या है? प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है? आप खुद भी सोचिए। वो एक ही एस्पेक्ट को देखेगा। अगर किसी चीज के लंबाई पे ध्यान है तो लंबाई पे ध्यान, अगर चौड़ाई पे ध्यान है तो चौड़ाई पे। वो दोनों एस्पेक्ट नहीं देख पाएगा, लंबाई चौड़ाई सब चीज नहीं देख पाएगा, विकेंद्रीकरण नहीं कर पाएगा। केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता, एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है, सेंट्रेशन होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्मल में हो जाता है, ठीक है। हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग ये भी फॉर्मल में होता है। और कंजर्व वो कर पाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल में। जब कंक्रीट में चला जाएगा तब वो कंजर्व कर पाएगा और सीरिएट कर पाएगा, चीज़ों को क्रम में लगा पाएगा। तो इसमें वो सेंट्रेशन होता है, वो हर एस्पेक्ट को नहीं देख पाता, इसीलिए इसमें क्या होता है? वो कंजर्वेशन का गुण भी नहीं आ पाता है प्री ऑपरेशनल में। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है ऐसा नहीं है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से विकास होगा। विकास केवल विद्यालयों में होने वाले अधिगम से ही होता है। केवल विद्यालय में विकास नहीं होता है, विकास हर जगह होता है। विकास केवल बाल्यावस्था में नहीं होता है, विकास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो विकास मल्टी डायमेंशनल है, यही इसका करेक्ट आंसर है कि विकास मल्टी डायमेंशनल है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था में क्या होगा? पहले सेंसरी होगा, फिर कंक्रीट होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा। पहले एब्स्ट्रैक्ट कैसे आएगा? पहले कंक्रीट भी नहीं आएगा, पहले एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा, सबसे पहले सेंसरी होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे देखना चाहिए? बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, अध्यापक के पक्ष पर असफलता भी नहीं, योग्यता आधारित समूह बनाने के लिए भी नहीं कि हम चलो सबको लेवल तेज का अलग समूह बना देंगे। एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं होना चाहिए, ग्रुप हमेशा हेट्रोजीनस होना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण। जिस तरह का इंडिविजुअल डिफरेंस है उसी तरह से आप अपना लेसन प्लान करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? एबिलिटी बेस्ड मतलब जो जैसा है, एक तेज को एक ग्रुप में रख दिया, कमजोर को एक ग्रुप में, वैसा नहीं करना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस है तो टीचर जो है उसी तरह से अपना बनाएगा लेसन प्लान, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखे।
जैसा जैसा जिस बच्चे का नीड है वैसा वैसा वो अपना लेसन प्लान बनाएगा। एक समावेशी कक्षा में जोर देना चाहिए। समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में किस पर जोर देना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं सही होता है, मास्टरी ओरिएंटेड सही होता है, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब हो गया सबके लिए एक तरह, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सबके लिए अलग अलग तरह का। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, सेग्रीगेशन नहीं करना है, क्या करना है? इंक्लूड करना है, इंक्लूड, सबको इंक्लूड करना, इंक्लूसिव एजुकेशन है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, एक एक ऑप्शन काटिए। जब आप एक एक ऑप्शन को काटेंगे तब आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। और इस तरह करते करते आप, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सीधा एक आंसर याद कर लूंगा तो बहुत दिक्कत होगी। शुरू में लगेगा कि एक एक ऑप्शन काटने में, 4 ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत जल्दी पढ़कर आप बहुत जल्दी काटना सीख जाएंगे। According to Right of Person with Disability Act 2016, which of the following term is appropriate for use? क्या यूज किया जाता है? अब दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है। दिव्यांग, पहले जो विकलांग था वो हटा के अब दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको क्रिपल्ड नहीं कहेंगे, हैंडीकैप्ड भी नहीं कहेंगे और रिटार्डेड भी नहीं कहेंगे, मंदित नहीं, विकलांग नहीं, अशक्त नहीं, दिव्यांग कहेंगे, ठीक है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं करने कह रहा है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र, अधिगम कठिनाइयों से छात्र जूझ रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये तो अच्छा बात है भाई, ऑडियो विजुअल यूज कर रहा है, देखने वाला भी, सुनने, ऐसा चीज जिसमें दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, तो ये तो अच्छा चीज है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी एक अच्छी बात है कि वो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकली अप्रोच अपना रहा है, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच ही अपनाना चाहिए। ये नहीं कि हम बैठे बैठे भाषण दे रहे हैं और तुम लोग चुपचाप सुनो, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, हर व्यक्ति के हिसाब से एजुकेशनल प्लान बनाना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम मतलब कि बच्चे, हर एक बच्चे के नीड के अनुसार प्लान बनाना, इसी को कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, IDP। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना, जटिल का कहीं पर प्रयोग नहीं करना है, जटिल नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल, ये इसका इंग्लिश कॉम्प्लेक्स होता है। रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल। तो हमसे पूछ क्या रहा था? नहीं, नहीं पूछ रहा था, इसलिए यही आंसर होगा, ठीक। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता को गलती से सर्जनात्मकता लिख दिया है, सृजनात्मकता ऐसे होता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को याद रखना है डाइवर्जेंट थिंकिंग, डी से याद रखना है दिशाओं में सोचता है, ठीक है, दिशाओं में सोचेगा तो क्रिएटिविटी। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड, अब बहुत तरह के बैकग्राउंड का बच्चा आता है ना, डाइवर्स बैकग्राउंड का बच्चा आता है स्कूल में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। क्यों भाई, बातचीत नहीं टालना चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत, मानकीकृत मतलब सबके लिए एक जैसा, सबके लिए एक जैसा नहीं, डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड, सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग, सबके लिए एक जैसा नहीं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्यों मजबूत करना है, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को खत्म करना है। तो विविध विन्यासों से, इस तरह से आप ऑप्शन को जब एलिमिनेट करेंगे, काटेंगे एक एक ऑप्शन को, तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस,
फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रोसेस, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिस, जेनरेटिंग फियर। फियर तो खैर की जेनरेट करना ही नहीं है बच्चे के बीच में। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ड्रिल प्रैक्टिस को उतना अच्छा नहीं माना जाता और फिक्स्ड प्रोसेस नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरीका होना चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड प्रोसेस को उतना अच्छा नहीं माना गया, फिक्स्ड नहीं, अलग अलग प्रोसेस। तो क्या करेंगे, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी, अलग अलग तरीके से आप पढ़ाएंगे, ठीक। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? दंड देना तो बिल्कुल गलत बात है। मास्टरी ओरिएंटेड एक अच्छी चीज है, ठीक है। वेरी इजी टास्क, अगर सिर्फ इजी ही देंगे तो बच्चा फिर कठिन सीखेगा कैसे? रोट मेमोराइजेशन एक बहुत गलत चीज है। रोट मेमोराइजेशन जहां दिखे उसको देखते ही काट देना है। तो मास्टरी ओरिएंटेड जो है वो एक अच्छी चीज होती है। शर्मिंदगी क्या है? शेम। नो रिलेशन, नो रिलेशन कैसे नहीं, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, ठीक है। वेरी इफेक्टिव मोटिवेट, इससे बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। अगर आप बच्चे को हमेशा सब बच्चे के सामने किसी बच्चे को डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे कि तुम क्या करते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चलो पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का बात नहीं है, तो क्या होगा? उससे निगेटिव असर पड़ेगा। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की हमेशा ऐसा करना चाहिए कि बच्चे के बीच बच्चे को हमेशा शर्मिंदा करना चाहिए। ऐसा टीचर नहीं बनना चाहिए कि बच्चे को हमेशा शर्मिंदा करो। Which of the following is most effective mode of teaching learning? रट्टा मारना जहां आ जाए वहीं काट देना है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस नहीं, एनालिसिस के साथ ऑब्जर्वेशन करना है। नकल नहीं करना है और रिपीटेशन नहीं करना है, कि नकल जो करवा रहे हैं स्टूडेंट से और जो हम लिख दे रहे हैं उसी को एकदम सेम टू सेम उतार लो, रट लो, वो नहीं। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ये सबसे सही आंसर है। A teacher should analyze the various errors made by students on a given task because एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण इसलिए करना चाहिए ताकि पता चले कि बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं या फिर पेडागोजी में कहाँ दिक्कत है। ऑप्शन देखते हैं। सीक एंड डिसाइड डिग्री, अरे वो इसलिए करना चाहिए कि पता चले कि उसको कौन सा दंड देना है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले बच्चों अलग नहीं करना है। केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, नहीं भाई, केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर नहीं है, त्रुटि भी ठीक करना है, बाकी पढ़ाना भी है, यानी कि सिर्फ त्रुटि ही ठीक करना है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बच्चा गलती कहाँ कर रहा है इसको एनालिसिस टीचर करेगा ना, कि अच्छा यहाँ पे गलती कर रहा है, मतलब इसको इसमें प्रॉब्लम है, मतलब हमको इस तरह से इसको पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तब तो अच्छा से सीखेगा, सामाजिक संदर्भ में होगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगा तो भी अच्छा से सीखेगा, अनेक तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, मल्टीपल वे में प्रस्तुत किया जाएगा तो भी अच्छा होगा। लेकिन जब अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तब दिक्कत होगा। तो क्या करना है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटना है बल्कि कनेक्टेड वे में पढ़ाना है, लिंक करके पढ़ाना है। एक इंफॉर्मेशन को लिंक करके पढ़ाना है, एक दूसरे से लिंक करना है, कनेक्ट करके पढ़ाना है। अगर एक इंफॉर्मेशन को दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, तब बच्चे को दिक्कत होगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? हाई एराउजल, हाई फियर, लो एराउजल, हाई फियर, मॉडरेट एराउजल, नो फियर, नो एराउजल, नो फियर। तो क्या है, बच्चा जब बहुत ज्यादा भी अगर ये हो जाएगा ना, उत्तेजित हो जाएगा तो वो भी खराब है, और बहुत ज्यादा डर भी जाएगा तो वो भी खराब है। नहीं भी उसको थोड़ा सा भी पढ़ने का ये है कि हमको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा तो इच्छा होना चाहिए। अब नो अराउजल मतलब हो गया उसके अंदर कुछ इच्छा ही नहीं है और नहीं डर, तो वो भी गलत बात है। लो अराउजल भी नहीं होना चाहिए, हाई फियर भी नहीं। हाई फियर तो बिल्कुल, ये दोनों तो बिल्कुल निगेटिव है। मॉडरेट अराउजल और नो फियर, ये होना चाहिए, मॉडरेट अराउजल और नो फियर, मतलब इतना सा होना चाहिए
कि वो पढ़े। नो अरागल होगा तो वो बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, ठीक है। अब फियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नो फियर। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर ओन नॉलेज। कह रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर है? नहीं भाई, बच्चे वयस्कों पर निर्भर नहीं है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते हैं, न ही वयस्कों पर निर्भर रहते हैं और न ही वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वयस्क बस उसको हेल्प करता है, हेल्प, पूरी तरह से निर्भर नहीं है, पूर्ण रूप से निर्भर नहीं। अब बच्चे का ही भूमिका नहीं होगा, ये क्या बात हो गया। बच्चा एक्टिव रोल प्ले करता है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्स्ड, एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, फेलियर इज अनकंट्रोलेबल। ये हम नहीं कह सकते बच्चे को कि फेल्योर जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। फेल्योर है तो उसको कंट्रोल करेंगे, नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे, ठीक है। और एबिलिटी इज फिक्स्ड, अगर हम बच्चे को कह देंगे कि एबिलिटी फिक्स्ड है, इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, तो फिर वो पढ़ेगा क्यों? कहेगा कि अच्छा मेरा तो अब इतना ही एबिलिटी है, बस अब हम इसको बढ़ा ही नहीं सकते हैं। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, अब हम बोल देंगे कि भाई मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है, मेहनत से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, मेहनत से तो खूब फर्क पड़ेगा। तो एबिलिटी जो है वो इम्प्रूवेबल है, बच्चा जितना मेहनत करेगा वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। Conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasizes on। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कंपटीशन को काट देना है, कंपटीशन नहीं कराना है, बच्चे को एक दूसरे में लड़ाना भिड़ाना नहीं है, जिसके अंदर जो एबिलिटी है उसी में उसको आगे बढ़ाना है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं रखना है, टेक्स्ट बुक से बच्चे को बाहर ले जाना है। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन मतलब कंटिन्यू एग्जाम ले रहे हैं, ये भी कोई बहुत अच्छा चीज़ है। इंक्वायरी एंड डायलॉग, तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप इसी पे पहुंच सकते हैं कि बच्चे को इंक्वायरी करने का मौका दीजिए। बार बार खाली एग्जाम लेने से क्या होगा? ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट ways she can proceed on the task। वो अपने आप से बात कर रही है अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोस्की। लेव बाइगोस्की इसको क्या कहा है? लेव बाइगोस्की इसको कहा है, नहीं, लेव बाइगोस्की इसको कहा है प्राइवेट स्पीच, लेकिन इसमें कह रहा है कि लेव बाइगोस्की के अनुसार ये किस दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ, मतलब यह जो प्राइवेट स्पीच है ये किस चीज का साइन है? तो ये सेल्फ रेगुलेशन का साइन है, ठीक है। लेव बाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह क्या है? प्राइवेट स्पीच जो है वो बच्चा क्यों करता है? वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए करता है, और ये पियाजे इसको ईगोसेंट्रिज्म कहता है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्यों होना चाहिए? स्टूडेंट को लेवल करने के लिए? कभी नहीं। स्टूडेंट को सेग्रीगेट कभी नहीं करना है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, उसके नीड और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिर्फ हाई अचीवर को नहीं पहचानना है और प्राइज नहीं बांटना है, एक एक बच्चे के नीड को ध्यान में रखना है, एक एक बच्चे के नीड को ध्यान में रखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होता है? इसका जो भी चीज़ होता है उसका एक ही रीजन होता है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। बस इसी एक लाइन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।